हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैमोरा। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, तो उसका पीएच कितना होगा। तो हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था बार, BAR, मतलब जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं वो एसिड होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ रेड को ब्लू में कन्वर्ट करा रहा है, यानी ये बात किसकी कर रहा है, बेस की। और बेस जो होता है उसका पीएच कितना होता है पता है आपको, 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा इसमें एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा डी। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, एसिडिक। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी जो है 10। ठीक है, नेक्स्ट A solution react with crushed egg shell to give a gas that turns lime water milky the solution contain। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन है वो क्रश्ड एग सेल से रिएक्ट करता है और उससे गैस निकलती है, और उससे जो गैस निकलती है वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो ऐसी गैस कौन सी है, CO2 है। ठीक है, अब CO2 कैसे निकल रही है, और CO2 से मतलब CO2 कौन से सॉल्यूशन से रिएक्ट करने पर निकलेगी। पहली बात, एग सेल में होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरी बात जो हमारी जो रिएक्शन हो रही है उसमें से क्या निकल रहा है, CO2 निकल रही है। ठीक है ना, CO2। तो हमें ये पता लगाना है कैल्शियम कार्बोनेट किस चीज़ से रिएक्ट करे कि CO2 निकल जाए। ठीक है, तो ऐसी इन चारों में से कौन सी चीज़ है, तो इन चारों में से ऐसी चीज़ होती है एसिड, है ना। तो एसिड इनमें से एक ही है, वो है हमारा HCl। जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, 2HCl से रिएक्शन करानी पड़ेगी। जो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा CaCl2 और एक बनेगा H2। ठीक है, तो अब CO2 गैस निकलेगी और CO2 गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन, HCl। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 10 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फॉर्म्ड टू बी completely न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। मतलब 10 ml NaOH का सॉल्यूशन है, तो वो 8 ml किसको न्यूट्रलाइज करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करता है। 10 ml कितने को, 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है। If we taken 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize। अगर हम कितनी ml सॉल्यूशन ले लें, 20 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम 20 ml NaOH ले लें तो कितना एसिड हमें रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन समझे कि 10 ml मैं अंडरलाइन करता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 10 ml सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है, तो उसके लिए 8 ml किसकी ज़रूरत पड़ रही है, HCl की। 10 के लिए 8 की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 20 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि 10 था तो 8 की ज़रूरत हुई, 20 डबल कर दिया, तो जो हमारा 8 ml था उसको भी हम डबल कर देंगे, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, डी, इट इज़ 16। ठीक है, ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है इसका, फोर्थ, ये भी कैसा है, टिक मार्क वाला है। मेडिसिन्स इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन किसी को हो जाता है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। मैंने बताया था एसिडिटी और एक्सिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। कौन सा, एंटासिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। ओके, फिर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 इजी क्वेश्चन है, छोटी छोटी रिएक्शन है, आप इजीली कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा उसे। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम उन्हें क्या नहीं मानते, एसिड नहीं मानते। मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों को हम क्या नहीं मानते हैं, एसिड नहीं मानते। तो जरा हम देख लेते हैं, कोई जो अल्कोहल होता है जैसे हमारा CH3OH है या C2H5OH है, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, C6H12
O6, दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन तो है, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो आयनाइज नहीं हो पाते, और अगर आयनाइज नहीं होते हैं जिस वजह से क्या होता है, जब H+ नहीं मिलेंगे, आयनाइज नहीं होंगे, तो हम उसे क्या नहीं मानेंगे, हम एसिड नहीं मानेंगे। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं एक बार फिर से। जो एल्कोहल है मैंने क्या बताया, वो होता है C2H5OH, ठीक है, और ग्लूकोज होता है C6H12O6। दोनों में हाइड्रोजन है ना, दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऐसे हैं जो आयनाइज नहीं होते। जो हाइड्रोजन जो आयनाइज होते हैं, जो मतलब H+ आयनाइज करते हैं, वही तो एसिड कहलाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे HCl है, तो HCl एसिड क्यों है, बिकॉज इट आयनाइज एंड गिव्स H+ आयन। तो जो चीज़ H+ आयन देती है वही एसिड होती है, लेकिन जो हमारा एल्कोहल है और ग्लूकोज है उसमें H+ क्या नहीं होते, आयनाइज नहीं होते, तो इसीलिए उसे हम एसिड कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर यही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस HCl is acid while it does not remove H+ ion, so they are not considered as acid, ठीक है, because they do not give ions, H+ ions, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, why distilled water not conduct electricity whereas rain water does। कि हमारा जो डिस्टिल वाटर है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा डिस्टिल वाटर और रेन वाटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर हमारा वो वाटर है जिसमें किसी भी तरह का सॉल्ट, किसी भी तरह की गैस प्रेजेंट नहीं होती है ना। जैसे हम इंजेक्शन में उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई अगर सॉल्ट होगा, हमने कोई मेडिसिन लिया, उससे रिएक्ट कर सकती है, इसलिए डिस्टिल वाटर ऐसा होता है जिसमें किसी भी तरह का सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें रेन वाटर की, तो बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं वो CO2 और इसी तरह की और जो गैसेस होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ठीक है, CO2 और SO2 एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और वो रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेती हैं, है ना। तो एसिड फॉर्म करने की वजह से जब रेन आती है तो उसमें हमारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो रेन होती है उसमें CO2 गैस, जो CO2 गैस नीचे से गई वो क्या करती है, उस रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, H2CO3। यानी रेन वाटर में कार्बनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारा एसिड है। इसी तरह से जो हमारा SO2 है वो H2O से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO3। तो ये दोनों एसिड जो होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, रेन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमारी जो रेन है कैसी कहलाती है, एसिडिक कहलाती है। ठीक है, और इसीलिए अगर उसमें आयंस हैं, अगर किसी भी चीज़ में अगर हमारा एसिड है तो एसिड जब आयनाइज होगा तो उसमें क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, और आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट प्रोड्यूस आयंस। ठीक है, अगर एसिड होंगे तो एसिड में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और आयंस जो करते हैं किसका वर्क करते हैं, चार्ज कैरियर का वर्क करते हैं। इसीलिए हमारा जो रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो हमारे एसिड भी एसिड का बिहेवियर नहीं शो करते। क्यों, इसकी वजह यह है, अगर एसिड है लेकिन वाटर नहीं है तो वाटर क्या करता है, एक तरह से जो इसके बीच की बॉन्डिंग है, थोड़ा सा मैं, जैसे ये है बीच का बॉन्ड, अगर वाटर आएगा तो इसके बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा, और जब इसके बीच को बॉन्ड को तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ, H2O की वजह से। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं कि HCl और यहाँ एरो के ऊपर लिख दिया हमने H2O। तो ये अपने आयंस में टूट गया। अब आयंस में अगर टूट गया, H+ आयन आ गया तो क्या शो करेगा, वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब आजकल हम इसको रिएक्शन को इस तरह से भी लिखते हैं, बुक्स में आप देखोगे तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, +H2O लाइक दिस, है ना। अब क्या होता है, HCl वाटर के साथ क्या करेगा, H अपने इसको दे देगा, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl-। तो अगर वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोनियम आयन बन ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
वाटर इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन की वजह से ही क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर शो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 5 सॉल्यूशन ABCDE showed pH as this respectively which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास 4 सॉल्यूशन है, A 5, B C D और E, 5 सॉल्यूशन है और उनके pH दे रखे हैं। A का pH कितना है 4, B का है 11, B का 1 है, C का है 11, रेस्पेक्टिवली है 7 और 9। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ये जो न्यूट्रल कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं जो हमने पहले एक सिखाया था, एक टेबल pH की सिखाई थी। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर pH हमारा 7 होता है तो चीज़ कैसी होती है, न्यूट्रल। ठीक है, तो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। और अगर 14 की तरफ जाता है, ठीक है, तो कैसी होती है, वो मोस्ट बेसिक होगा। ठीक है ना, मोस्ट बेसिक नेचर का या मोस्ट एल्कलाइन नेचर का होगा। जबकि अगर हम इधर की बात करते, जब 1 पे रहता है तो क्या होगा, ये मोस्ट क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, हमें ये पता है। ठीक, अब पहला जैसे पूछ रहा है कि आपका A जो है उसका कितना है 4, A का 4 है, B का 1 है, तो जिसका pH, ये pH है, जिसका pH सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा, जिसका pH 1 होगा यानी B। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक जो होगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, 1 वाला होगा, और 1 किसका है, B का, है ना। तो B होगा, B का pH कितना है, 1 है। ठीक है, पहला आंसर आपको मिल गया, आपने इसको कर दिया। ठीक, अब देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा pH किसका है, सबसे ज़्यादा pH C का है। C क्या होगा, जिसका pH सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होता है, मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक आपका ये स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली अल्कलाइन यहाँ लिखा हुआ है। तो जो आपका स्ट्रांगली अल्कलाइन लिखा हुआ है, स्ट्रांगली अल्कलाइन, ठीक है, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा, जिसका pH 11 है यानी C हो जाएगा। इसका pH कितना है, 11 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका न्यूट्रल, यानी 7 जिसका होता है, 7 जिसका होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो आपका न्यूट्रल वाला है A, पूछ रहा है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन सा होगा, न्यूट्रल वो होगा जिसका pH 7 है यानी D। न्यूट्रल है D, जिसका pH कितना हो गया, 7। ठीक है, अब हमारे पास 2 बचे, एक A और एक E। ठीक है, तो A जो है हमारा एसिडिक है, लेकिन स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है। कैसा एसिडिक है, वीकली एसिडिक। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक कौन सा हो जाएगा आपका, वीकली एसिडिक कौन सा हो जाएगा, A, है ना, जिसका pH कितना है आपका 4। और लास्ट कौन सा बचा आपका, E जो है उसका pH कितना है, 9। जब 9 है तो 9 क्या होगा, 9 यहाँ कहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक तो नहीं होगा लेकिन वीक बेसिक हो जाएगा, यानी वीकली एल्कलाइन कौन सा हो जाएगा, E। वीकली एल्कलाइन क्या हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा, जिसका pH कितना है हमारा, 9 है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, pH की टेबल, जिससे आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और पार्ट है एक। ठीक है, मैं इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ कंसंट्रेशन। इसे हमने H+ कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो पहले हमें पता चल जाए कि जिनके pH इनके ये हैं तो इनकी H+ कंसंट्रेशन क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, H+ इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। ठीक है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ज़्यादा जगह आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन H+ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक,
अब जब आपको सबके क्या दिए हुए हैं, पीएच दिए हुए हैं, ABCD सबके पीएच दिए हुए हैं, मैंने सामने लिख रखे हैं, तो यहाँ पर सबके लिए H प्लस कितने हो जाएंगे, इसके लिए हो जाएगा H प्लस 10⁻⁻4, इसके लिए कितना हो जाएगा H प्लस 10⁻⁻1, फिर हो जाएगा H प्लस, इसके लिए हो जाएगा 10⁻⁻11, इसके लिए H प्लस 10⁻⁻7 और इसके लिए लास्ट वाले के लिए 10⁻�9। तो ये सब हमें पीएच पता चल गए। अब हमें इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर लिखना है। तो सबसे हम देख रहे हैं सबसे लास्ट में कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि उसके लिए H प्लस क्या है, सबसे ज़्यादा 10⁻⁻1। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, बी, क्योंकि इसका जो पीएच है वो क्या है, सबसे ज़्यादा कितना है, 10⁻⁻1। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 किसका है, ए का। ठीक है, कितना, 10⁻⁻4। उसके बाद कौन है, 10⁻⁻7, यानी उसके बाद आएगा डी। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 के बाद कौन है यहाँ पर, 9, यानी ई आ जाएगा 10⁻⁻9। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, -11, यानी सी आएगा, लास्ट में आएगा सी, 10⁻⁻11। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ ऑफ mg रिविन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। mg की इक्वल लेंथ को दो टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। HCl इज एडिड टू अ टेस्ट ट्यूब A। पहली टेस्ट ट्यूब में HCl को ऐड किया गया है, जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में किसको ऐड किया गया है, CH3COH को। तो कह रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर्स मोर विग्रेसली एंड वाई। ठीक है, ज़्यादा विग्रेस जो साउंड होगी, जो गैस निकलेगी, वो किस में से निकलेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों में ही mg है। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, mg पहले टेस्ट ट्यूब A की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब A में जो mg है हम उसकी बात कर रहे हैं। रिएक्शन किससे करता है, वो HCl से। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब B की। टेस्ट ट्यूब B में भी क्या है, हमारा mg है, और इसमें लेकिन हमने जो टेस्ट ट्यूब में जो एसिड मिलाया है वो CH3COOH मिलाया है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर हम देखें, दोनों एसिड हैं, लेकिन दोनों एसिड में ये जो HCl है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड ना। और ये कैसा एसिड है, ये हमारा ये वीक एसिड है। ये कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो तेज़ी से रिएक्शन देगा, ये बनेगा MgCl2 + H2। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से निकलेगी। ठीक है, जबकि इसमें जो गैस निकलेगी वो स्लो निकलेगी, क्योंकि हमारा जो एसिड है वो कैसा है, वो वीक है। बनेगा क्या, CH3CO का होल ट्वाइस Mg। ठीक है, Mg, और निकलेगा यहाँ से भी H2, लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हुआ कि इसमें जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें से जो साउंड है, जो फिजिंग अकर्स विग्रेसली इन टेस्ट ट्यूब A बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब ये कर्ड में चेंज हो जाता है तो क्या इसका pH चेंज होगा, देखते हैं। जैसे हमारे पास मिल्क है, और मिल्क जो है उसका जो pH है वो कितना है, 6 है। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो जाता है, ये कर्ड में चेंज हो जाता है। तो कर्ड में क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और कर्ड में लैक्टिक एसिड अगर है, उसकी वजह से इसका जो pH है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी pH लेस हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा कि pH विल डिक्रीज। ठीक है, तो pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मिल्क से जब कर्ड बनता है तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, और एसिड के बनने से pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। और दूसरा है, वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। मतलब जो मिल्कमैन होता है वो स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा क्यों ऐड करता है मिल्क में। ठीक है,
तो अभी हमने पढ़ा था कि मिल्क जो होता है उसका पीएच जो होता है 6 होता है। पीएच 6 का मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन आपका जो मिल्क है वो कब ख़राब माना जाता है, जब वो खट्टा हो जाता है, मतलब जब उसका पीएच क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो पीएच को डिक्रीज़ होने से बचाने के लिए मिल्कमैन क्या करता है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी क्या ऐड करता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा ऐड करता है, जो नेचर में कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर को कम करने के लिए उसमें क्या करा जाता है, बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले बात तो ये समझ में आई कि वो ऐसा क्यों करता है। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। वो इसलिए एल्कलाइन बना देता है, इसलिए स्लाइटली एल्कलाइन बना देता है क्योंकि अगर पीएच डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूध हमारा ख़राब हो जाएगा, मिल्क ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें क्या करता है, थोड़ा सा क्या ऐड करता है, बेकिंग सोडा। सेकेंड है, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। जो बेकिंग सोडा मिला हुआ मिल्क है वो कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम लेता है। वो क्यों लेता है, क्योंकि जो मिल्क होता है और कर्ड होता है, जो कर्ड होता है वो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अगर सिंपल मिल्क को कर्ड में चेंज करना है तो ये तो 6 है, पीएच इसका 6 है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, पीएच इसका 6 है, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मिल्क में क्या मिला हुआ है, मिल्क में बेकिंग सोडा मिला हुआ है जो एल्कलाइन नेचर का है, तो एल्कलाइन नेचर यानी इसका पीएच थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, तो पीएच ज़्यादा कम करना पड़ेगा। ज़्यादा कम करने की वजह से कर्ड जो बनेगा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना। फिर से एक बार सुन लो, क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, बेकिंग सोडा मिला हुआ है, वो किस में चेंज हुआ है, मतलब बेसिक की तरफ गया हुआ है, तो बेसिक को एसिडिक बनाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए इस टाइप के मिल्क में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। अगर जैसे ही इसे मॉइस्चर मिलती है तो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये क्या करता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में तो ये तुरंत रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, ये बनाता है CaSO4 × 2H2, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे जिप्सम, क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, ठीक है ना, जिप्सम कह देते हैं हम। तो जिप्सम जो होता है एक हार्ड मास होता है, ठीक है ना, जिप्सम एक हार्ड मास होता है। तो अगर हम इसमें मॉइस्चर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा। इसलिए क्या करा जाता है, इसको मॉइस्चर से बचाया जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसे रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती हैं, तो मैंने बताया था जब किसी एसिड में बेस ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और एक क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके क्या है, 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। सबसे पहले हम किसी एसिड को ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl, बेस को ले लेते हैं NaOH ले लिया, क्या बनेगा भाई, यहाँ Na और Cl कंबाइन होकर बनाएंगे NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक है। सेकंड वाली रिएक्शन की बात करें हम, तो हमने दूसरा सॉल्ट ले लिया, कोई दूसरा एसिड ले लिया, सपोज H2SO4, और हमने कोई बेस ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये प्लस पार्ट है, ठीक, ये माइनस पार्ट है, इसमें ये प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट है, अपोजिट से ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, इसको प्लस से इसको माइनस, इसको प्लस से इसको माइनस, ये बनेगा CaSO4 प्लस 2H और 2OH क्या बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हैं, ठीक है। कोई सा भी एसिड, कोई सा भी आप बेस ले सकते हो, सब न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल होंगे। तो इस तरह से आज हमने NCERT के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। एक बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन है वो पहले करा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उसे नहीं करा रहा हूँ।
तो ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए इसलिए भी अच्छा होगा, कोई हम नया वीडियो बनाते हैं तुरंत आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तुरंत आप जान पाएंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।